हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित मिश्रा। वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट की जो रिवीजन सीरीज है उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं दैट इज पीएमएमसी, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर या फिर ईएसवी इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से रिवाइज करके देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो चलिए आ जाइए सभी लोग स्क्रीन पे। आप सभी लोग देख पाते हैं कि जैसे मैंने जो पीएमएमसी बनाया था वो किसके लिए बनाया था, वो डीसी वोल्टेज और करंट रीड कर पा रहा था। रेक्टिफायर में हमने पीएमएमसी का यूज किया था जिसके थ्रू हम एसी क्वांटिटी वोल्टेज और करंट को मेजर कर पा रहे थे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका दोनों के लिए था, एसी डीसी दोनों रीड कर पाएगा लेकिन वोल्टेज और करंट बस कर पाएगा, पावर के लिए नहीं था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो आपका एसी वाले इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी के लिए सुटेबल नहीं थे और जो डीसी के लिए सुटेबल थे वो एसी के लिए सुटेबल नहीं थे। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ थी, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट आपके ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। फिर आपने ईडीएम इंस्ट्रूमेंट बनाया जहां पे हमने इसको एसी के लिए बनाया है ना, और वो डीसी भी रीड कर पाए, मतलब ये ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम वोल्टेज करंट पावर ये तीनों को यूज कर पा रहे थे ना, तीनों को हम बना पा रहे थे। साथ ही साथ ईडीएम का नंबर ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमने 3 फेज एक्टिव पावर, 3 फेज रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया था, राइट। अब बात आती है कि इन सभी मीटर में एक प्रॉब्लम है, जो सभी में एक एरर यहाँ पे हो रही है, सभी में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इन सभी मीटर में आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सबसे कम, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, मतलब धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जा रहा है, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेमैटिक फील्ड एरर हो वो जीरो हो। उसको जीरो करने के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हमने यहाँ पे बनाया है टू गेट स्ट्रेमैटिक फील्ड एरर जीरो। हमको एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने का यहाँ पे वो ये है कि अभी तक जो हमारे मीटर्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। तो अगर हमको इस एरर को जीरो करना है, स्टेमेटिक फील्ड एरर को, तो एक काम करो ना कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे रखो ही मत, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे रखो। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे रहेगा तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, राइट। तो हमारा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपने मीटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम करवाएंगे, नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करेगा ना कि इलेक्ट्रिक आपका मैग्नेटिक फील्ड पे। तो याद रखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये चीज कि हमारा जो करंट होता है ना, करंट है ना, करंट का जो स्टेट, जो इंडक्टर है, इंडक्टर का जो स्टेट वेरिएबल होगा करंट होता है। वोल्ट आपका जो कैपेसिटर है इसका जो स्टेट वेरिएबल होगा वोल्टेज होगा। तो अभी तक अगर आपको जितने हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए, पीएमएमसी, एमआई, ईडीएम, ये सब आपके एमीटर थे, बाय डिफॉल्ट एमीटर थे क्योंकि सब मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका एक वोल्ट मीटर है, ईएसबी का एक वोल्ट मीटर है क्योंकि ये आप किस प्रिंसिपल काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज से रिलेशन होता है और करंट का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन होता है, राइट। तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ वोल्टमीटर बनता है, एमीटर नहीं बनता। एमीटर क्यों नहीं बनता, इतने सारे एमीटर बना लिए आपने, क्या करना था आपको, एक वोल्टमीटर तो बनाना था। तो ये आपका पहला वोल्टमीटर अभी तक हमने बनाया। बाकी सभी के सभी हमने स्केल को चेंज करके वोल्टमीटर बना दिया था, लेकिन एक्चुअली में सब एमीटर ही थे। पीएमएमसी, एमआई, ईडीएम में सब एमीटर हैं, बस इसकी स्केल को चेंज के हम वोल्टमीटर बोल रहे थे लेकिन वोल्टमीटर नहीं थे। तो याद रखना ये पहला वोल्टमीटर है जो कि एक्चुअल में वोल्टमीटर है। ये आपका स्केल को चेंज करके वोल्टमीटर नहीं बनाया आपने, सच में ये वोल्टमीटर है क्योंकि वोल्टेज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे एमीटर को नहीं बनाते। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करता है। दो टाइप के होते हैं, लीनियर टाइप और सेक्टर टाइप ईएसवी, राइट। आगे बढ़ते हैं। लीनियर टाइप ईएसवी में हम क्या करेंगे, दो प्लेट लिए अपन ने, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक को फिक्स रखा, एक को मूवेबल रखा, उसमें यहाँ पे ऐसा कुछ कनेक्शन बनाया हमने कि मूव कर पाए। तो जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो एक पे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ड्यू टू अट्रैक्शन पॉजिटिव तो फिक्स ही रहेगा लेकिन नेगेटिव वाले पास में आएगा, और पास में आएगा तो इस पे हमने क्या कर दिया, पॉइंटर पे अटैच कर दिया, जिससे पॉइंटर हमारा पास में आ जाएगा, जिससे अपने स्केल पे हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा।
जितना ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा पॉइंटर में यहाँ पे मूवमेंट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे लीनियर टाइप ईएसपी को बना सकते हैं। लीनियर टाइप ईएसपी में हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता, हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। डिफ्लेक्शन एक एंगल के साथ आता है, डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर होता है। तो अपना लीनियर टाइप ईएसपी में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो हम अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा जब देखो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो हम यहाँ पे टॉर्क की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे। तो हमारा जो ईएसवी इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये चेंज इन कैपेसिटेंस। क्योंकि अगर देखो ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, पहले इनकी जो डायरेक्ट्रिक ये था, लेकिन जैसे प्लेट आपकी यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट्रिक तो कम हो गया ना, मतलब डिस्टेंस कम हो गई, तो इससे आपका कैपेसिटेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ईएसवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चेंज इन कैपेसिटेंस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स के लिए हम यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं, और डैम्पिंग फोर्स के लिए हम यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इन दो प्लेट के बीच में डायरेक्ट्रिक तो फिल करना ही था। डायरेक्ट्रिक हमने मान लिया फ्लूइड, तो वो आपके दो प्लेट के बीच में डायरेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटेंस का जो डायरेक्ट्रिक है उसकी तरह काम करेगा, और साथ में आपके पास वहां पे डैम्पिंग के लिए भी काम करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया है, इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पोर्टेबल नहीं बना सकते। इस इंस्ट्रूमेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। ये मैंने पूरा वर्किंग बताया है। अगर हम बात करें, सबको बताया है कि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एनर्जी डी अपॉन डी एक्स। तो आपका जो एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स का हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये चेंज इन कैपेसिटेंस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो। और आपका जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट आपका आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा। पहली चीज, स्केल नॉन लीनियर होगी, है ना, तो ये आपका आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा, और स्केल आपकी यहाँ पे नॉन लीनियर होगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सेक्टर टाइप ईएसपी जो हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें और अभी में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो लीनियर टाइप ईएसपी था ना, है ना, उसमें आपका लीनियर मोशन था। यहाँ पे हमको सर्कुलर मोशन है, देखो ना आप लोग यहाँ पे पॉइंटर देखो सर्कुलर बनाया हमने, ये जो आपका स्केल है। तो हमको अगर सर्कुलर मोशन चाहिए हो तो उसके लिए हम यहाँ पे सेक्टर टाइप ईएसपी यूज करते हैं। वर्किंग पूरा सेम है, बस डिफरेंस हमने क्या किया है, प्लेट का जो शेप है और अरेंजमेंट हमने डिफरेंट रखा है, जिससे हमारा जो लीनियर मोशन था वो हमको सर्कुलर मोशन में दिखाई देगा। तो हमारा जो यहाँ पे टॉर्क ना क्या फोर्स ना क्या देखना पड़ेगा, टॉर्क देखना पड़ेगा। तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी थीटा। अभी इसके पहले क्या था, डी एक्स था, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब डिफ्लेक्शन। सेक्टर टाइप ईएसवी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट लीनियर मोशन टू सर्कुलर मोशन, राइट। तो इसके पहले हम क्या कर रहे थे, फोर्स की बात कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, टॉर्क और डिफ्लेक्शन, क्योंकि अब हमारे पास एक्स ना हो कि यहाँ पे थीटा है, ठीक है। चेंज इन कैपेसिटेंस पे काम करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग मैकेनिज्म है, डैम्पिंग टॉर्क आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है। ये सारी चीज आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले ही मैं। इसका डेरिवेशन भी है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, जरूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ो अभी के लिए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आ जाइए आप डायरेक्टली कहाँ पे, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आता है, ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टी डी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा, जो कि डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर आपको स्केल को, जो आपकी स्केल है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपकी स्केल है वो कैसी है, आपकी जो स्केल है वो एक नॉन लीनियर स्केल है। आप चाहो तो इसको लीनियर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो या कैलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो थीटा है और डीसी बाय डी थीटा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो ना वो एक कांस्टेंट आ जाए। अगर हम ये कंडीशन अचीव कर पा रहे हैं, अगर हमारा जो कंस्ट्रक्शन वो ऐसा है कि थीटा और डीसी बाय डी थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर वो एक कांस्टेंट आ रहा है, तो हम अपनी नॉन स्केल को इन टर्म्स ऑफ लीनियरिटी कैलिब्रेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं लिखा भी है, in order to calibrate non-linear scale in terms of linearity, theta into dc by d theta should be remains constant। वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अगर हम ESV के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक वोल्ट मीटर होगा VM, यहाँ पे IM मत लिखना क्योंकि ये वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा CM, क्योंकि आपका एक इसका सेल्फ कैपेसिटेंस भी होगा।
अगर देखो, एक पहली बात ये कि ESV की रेंज वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, 10 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट तक होती है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा रेंज बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेंज करना होगा। मतलब अगर आपको ESV की रेंज और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। क्या करना होगा आपको, इस ESV के सीरीज में एक कैपेसिटेंस आपको लगाना होगा, CS आपको लगाना होगा, और ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस CS की वैल्यू हो जाएगी CS विल बी इक्वल्स टू CM, ये मीटर का कैपेसिटेंस था, M यहाँ पे क्या, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, सेम फिनोमेना, और यहाँ पे -1। तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा CS क्या होगा, CM अपॉन M-1। तो हमने क्या बोला, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ESB इंस्ट्रूमेंट सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ लो वैल्यू, याद रखना आपको लो वैल्यू का सीरीज कैपेसिटेंस यूज करना। लेकिन अगर हम बात करें PMMC या फिर MI में, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो भी हाई वैल्यू का। लेकिन ESV में रेंज बढ़ाने के लिए आप रजिस्टर का यूज नहीं करते हो, आप कैपेसिटेंस का यूज करोगे, और जो कैपेसिटेंस होगा वो लो वैल्यू का होगा, राइट। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। M यहाँ फॉर्मूला क्या इसका, CS इक्वल्स टू CM अपॉन M-1। M यहाँ पे क्या पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर न्यू अपॉन ओल्ड रेंज। एडवांटेज क्या है, पहली बात तो इसमें स्टेमेटिक फील्ड एरर 0 है, ठीक है ना। ये आपका बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। आपको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपके पास फ्लूइड ऑलरेडी यूज हो गया है, तो आप उससे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग लगा पाओगे। जो नॉन लीनियर स्केल है आप उसको इन टर्म्स ऑफ लीनियरिटी कैलिब्रेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली बात तो सिर्फ वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, स्केल आपकी नॉन लीनियर है, पोर्टेबल नहीं है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंट को आपको हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे रखना होता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ESB इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपके पास कंपैरिजन किया है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े हैं, PMMC, रेक्टिफायर, MI, EDM और ESV। PMMC का यूज DC में होता है, एमीटर और वोल्टमीटर के लिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या, BINA। जो कंट्रोलिंग टॉर्क वो स्प्रिंग का है, डैम्पिंग टॉर्क आपका एडी करंट डैम्पिंग है, वर्किंग प्रिंसिपल लॉरेंज है, और मैग्नेटिक प्रिंसिपल है। टॉर्क टू वेट रेशियो पे सबसे नंबर पे 1 पे VA है, फिर सेकंड नंबर पे MI है, थर्ड पे आपका EDM है, और फोर्थ पे आपका ESV है। सेंसिटिविटी के मामले में सबसे पहले PMMC है, सेकंड नंबर पे MI है, थर्ड पे EDM है, और फोर्थ पे आपका ESV। फ्रिक्शनल एरर के मामले में सबसे ज्यादा PMMC है, सेकंड में आपका EDM है, और थर्ड में आपके पास यहाँ पे मूविंग आयरन है। हम फोर्थ का कंपेरिजन नहीं करके मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं, इसलिए इसका कंपेरिजन नहीं किया। फ्रीक्वेंसी एरर PMMC में 0 नहीं होती, क्यों नहीं होती, कि DC बस में काम कर रहा है। रेक्टिफायर में होती है, MI में होती है, और EDM में सबसे ज्यादा कहां पे होगी, MI में होगी, फिर कहां पे होगी, EDM में होगी। रेक्टिफायर में होती है, लेकिन 0 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या रेक्टिफायर यूज करके AC को DC में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। हमारा जो मीटर वो DC है अभी तक, है ना। तो याद रखना रेक्टिफायर टाइप कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है, PMMC इंस्ट्रूमेंट ही था, बस उसमें हम एक रेक्टिफायर सामने लगाते हैं। स्केल कैसी होती है, इसकी लीनियर होगी, इसकी लीनियर होगी, इसकी नॉन लीनियर, इन दोनों की एमीटर वोल्टमीटर के नॉन लीनियर, वॉटमीटर के लीनियर, ESV की नॉन लीनियर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी वैल्यू क्रिएट करता है, तो PMMC आपका एवरेज वैल्यू क्रिएट करेगा, रेक्टिफायर RMS, क्योंकि आपका AC को रीड कर रहा है इस वजह से, ये भी RMS, MI भी आपका RMS करेगा। EDM में जो होगा तो आपका क्या करेगा, वो अगर वो एमीटर वोल्टमीटर है तो वो RMS करेगा, लेकिन अगर पावर है तो उसके लिए एवरेज करेगा। ESV क्या करेगा, आपका RMS वैल्यू रीड करेगा, ठीक है ना। और स्ट्रेमैटिक फिल्टर की बात करें तो सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा कहां पे आपका वो, EDM में। एक मिनट, स्ट्रेमैटिक फील्ड एरर, ये मैंने कैसे नंबरिंग करी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ऐसा किया मैंने, सबसे ज्यादा कहां पे होगा वो बताया मैंने, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते ना अपन, सबसे ज्यादा कभी नहीं है। ये मिस्टेक कही थोड़ा सा, मैं एक बार सुधार देता हूँ इसको मैं। देखो, जो स्ट्रेमैटिक फील्ड एरर है ना, वो तो इसमें तो होती नहीं, किसमें, ESV में तो नहीं होती, ये तो आपको क्लियर हो गया। ESV में तो नहीं होगी है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ESV आपका काम ही नहीं करेगा ना। और अगर हम बात करें आपका सबसे कम होता है कहां पे, PMMC पे,
पीएमएमसी के बाद किस में होता है आपका वो, एमआई में, और सबसे ज्यादा कहां पे होता है आपका ईडीएम में, क्योंकि ईडीएम में आपका ऑपरेटिव मटेरियल बहुत ही कम है। तो आपका जो स्टेमेटिक फिल्टर होगा सबसे कम किस में है, अच्छा सबसे कम नहीं, आपको सबसे पहले बताना ना, सबसे ज्यादा की पहले बात करें तो ज्यादा आप लिखते हैं, पे इसको अपन लिखते हैं ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, लिखते हैं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे ज्यादा पहले कहाँ, सबसे कम कहाँ पे, पीएमएमसी, फिर एमआई, फिर आपका ईडीएम। तो यहाँ पे लिख लेना कि आपने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ऐसा मत माना कि पीएमएमसी पे सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले पीएमएमसी का नंबर आएगा, फिर उससे भी ज्यादा आपका एमआई होगा, फिर उससे भी ज्यादा आपका ईडीएम होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिस्टेमैटिक फिल्टर। तो ये एक मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े उन सबका कंपैरिजन हो गया। जो कल वाली एक क्लास होगी वहां पे हम एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक एवरीबॉडी।